of F block elements. Electronic configurations of F block elements. F block एलिमेंट को हम दूसरा नाम भी देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें पहली सीरीज है लेंथेनॉइड्स की। लेंथेनॉइड्स की और पहला एलिमेंट है सीरियम। सीरियम एटॉमिक नंबर 58। सीरियम एटॉमिक नंबर 58। एनसीईआरटी में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत दिया गया है। 4f1 5d1 6s2 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। आप सब लोग एनसीईआरटी ओपन कर लें, उसमें करेक्शन करें। एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, पीरियोडिक टेबल, फिगर 3.2। इसमें देखें सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा हुआ है। 4f2 5d0 6s2 लिखा है कि नहीं। फिगर 3.2 इसमें करेक्शन कर लें आप। मिल गया सबको। तो ये 4f2 5d0 6s2 नहीं है, ये है 4f1 5d1 6s2। ठीक है, ये एक गलत प्रिंटिंग है, इसमें करेक्शन कर लो, इसको देख लेना। बाकी करेक्शन अभी एक साथ बता देंगे। दूसरा एलिमेंट देखें अब, एटॉमिक नंबर 59। सारे एलिमेंट के नेम याद करना जरूरी नहीं है। एटॉमिक नंबर 59 में क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन भी एफ में आ जाता है। ये सीधे होता है 4f3 5d0 6s2। एटॉमिक नंबर 60 4f4 5d0 6s2। बस बढ़ाते जाओ एफ में। 61 4f5 5d0 6s2। 62 4f6 5d0 6s2। 63 4f7 5d0 6s2। 63 तक लिख लें आप सब लोग। सिक्सटी थ्री तक लिख लें। लिख लिया यहां तक। एक तो ये एटॉमिक नंबर 63 आता है, इसका सिंबल है EU। नाम है यूरोपियम। यूरोप में ई हटा दो, IUM ऐड कर दो, यूरोपियम। एटॉमिक नंबर 63 आता है एक। और एक एटॉमिक नंबर 64। बार बार कंपटीशन में यही आए हैं, ध्यान देना। 64 में क्या करना है, 4f7 मेंटेन्ड रहता है,
और फिर 5d1 बनता है। F की जगह D में इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, इसीलिए ये 64 भी आता है। इसका नाम है गैदोलीनियम, GD। ये है यूरोपियम, ये है गैदोलीनियम। ये 63, 64 एंड सीरियम, इनके नेम के साथ आते हैं, अक्सर यही आता है फर्स्ट या फिर 63, 64। फिर 65 में क्या होता है? एटॉमिक नंबर 65। तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन है वो फिर एफ में आ जाता है, जैसे यहाँ पे D1 वाला आ गया था, तो D1 वाला एफ में आएगा और एक एक्स्ट्रा एफ में होगा ऐड, 64 से 65 में जाएंगे तो सीधे आपको मिलेगा 4F9। फिर 5d0। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ एफ में, बिल्कुल आसान है। फिर आगे एक एक इलेक्ट्रॉन एफ में बढ़ाते जाओ। सिक्सटी 69 होगा 4F13। 70 होगा 4F14। एफ में 14 से ज्यादा तो आ नहीं सकते, एफ में 14 से ज्यादा आ नहीं सकते, तो फिर 5d1 बनेगा। ये है लुटेटियम। लुटेटियम लास्ट वन, लुटेटियम। तो ज्यादातर आप देखें, इनफैक्ट यही आए हैं जहां D1 है। एक 58 आया हुआ है, गैदोलीनियम आया हुआ है, सीरियम, लुटेटियम आया है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनॉइड्स का। इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस को देख के क्या आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं? 4F में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां वेरी कर रहे हैं बताओ? 1 से लेके 14 तक। 5D में, 5D में 0 to 1 और 6s फुल्ली फिल्ड है। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनॉइड्स का। ठीक है, जल्दी लिखो। दूसरा लिखो एक्टिनोइड्स, ये लिख लिया सबने? यही पूछा जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिखो एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 92-103। 92-103।
ठीक है, तो पहला एलिमेंट है इसमें थोरियम। थोरियम एटॉमिक नंबर 90। इसमें 5F से शुरू होगा, 4F नहीं, 5F से। बट 5F 0 होता है। सारे इलेक्ट्रॉन 6D में होते हैं, 6D2 7S2। S हमेशा 2 ही रहेगा। ये याद कर लो, सबसे अच्छा है। पूरा कॉन्फ़िगरेशन बनाने में तो ज्यादा टाइम लगेगा। फिर 91 में क्या होगा, एक डी इलेक्ट्रॉन F में आएगा और एक एक्स्ट्रा ऐड भी करना, तो ये सीधे हो जाएगा 5F2 6D1। अब धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन F में बढ़ाते जाओ, 5F3 6D1, 5F4 6D1 7S2। एटॉमिक नंबर 93। एटॉमिक नंबर 93। एटॉमिक नंबर 94। 94 फिर एक्सेप्शन है। ये जो डी इलेक्ट्रॉन है वो भी F में आता है और एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, 5X6 हो जाता है, 6D0 7S2। एटॉमिक नंबर 95। 5F7 6D0 7S2। S में 2 ही रहते हैं। अब ये हो गया फुल्ली हाफ फिल्ड। तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये फुल्ली हाफ फिल्ड मेंटेन रहता है। 5F7 6D1 हो जाता है। F में एंटर करने की जगह D में जाता है, क्योंकि F7 स्टेबल होता है, फुल्ली हाफ फील्ड स्टेबल रहते हैं। बट वो एक ही इलेक्ट्रॉन तक ऐसा होता है। 97 में वापस D वाला F में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5F9, ये वापस 6D0। और अब आगे कोई एक्सेप्शन नहीं, सीधे सीधे बढ़ाते जाओ इलेक्ट्रॉन F में। 5F10 6D0 7S2। 99 हो जाएगा 5F11 6D0 7S2। 100 हो जाएगा 5F12 6D0 7S2। 101 होगा 5F13 6D0 7S2। 102 हो जाएगा 5F14 6D0 7S2। और 103 में अब क्या करें, F में तो जगह बची नहीं, 14 से ज्यादा आ नहीं सकते। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा फिर, 5F14 ये हो जाएगा 6D1। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सीक्वेंस में याद होगा। लास्ट एलिमेंट का नाम है लॉरेंसियम, Lr। तो थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक एक्टिनाइड सीरीज। अब इस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को देख के बताओ आप, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा लेंथेनॉइड का। 5F में कहां से कहां इलेक्ट्रॉन,
0 से 14, 6D में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 0 to 2, 7s2, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इवन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछे जाते हैं। लिख लिया आप सबने ये? अब एक प्रॉब्लम लिखो, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड। आपसे कहें कि कोई एलिमेंट एक्स है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, या वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन और आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको गिवन है। आप बताएं पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स। तो पीरियड नंबर तो 3 है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है दैट विल बी पीरियड नंबर। पीरियड नंबर तो 3 है, ठीक है। ग्रुप नंबर क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से आपको पीरियड नंबर पता लगेगा। ग्रुप नंबर क्या होगा? तो ध्यान दें, एस और पी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, एस और पी इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, 2 + 5 क्या आया बताओ? 7। ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी सब शेल में जा रहा, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सब शेल में जाए तो ये एलिमेंट पी ब्लॉक का हुआ। और पी ब्लॉक कहां से कहां होता है? 13 to 18। ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में एंटर करे तो क्या करो, एस और पी इलेक्ट्रॉन का जो टोटल है उसमें 10 ऐड कर लो। क्या मिल जाएगा आपको? ग्रुप नंबर मिल जाएगा। एस और पी इलेक्ट्रॉन ये तभी करेंगे 10 ऐड जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करे, ध्यान देना। अदरवाइज 10 ऐड नहीं करना, बस केवल ये पी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ओनली फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप अपनी तरफ से 10 ऐड करेंगे, एस और पी इलेक्ट्रॉन का जो टोटल आएगा उसमें 10 ऐड करेंगे तो ग्रुप नंबर मिल जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम,
जैसे आपसे कहें कि कोई भी एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 5s2 है, आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, तो सीधे आप कह सकते हैं पीरियड नंबर 5 एंड ग्रुप नंबर 2। यहां पे आप 10 ऐड नहीं करेंगे, 10 विल नॉट बी एडेड। 10 कब ऐड करना, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करे, पी ब्लॉक में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लीजिए डी में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, जैसे मैंने आपको दे दिया 4s2 3d5, तो 4s और 3d दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। पीरियड नंबर होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड। तो पीरियड नंबर क्या होगा इसका, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 4 है ये 3 है, क्या होगा 4 होगा पीरियड नंबर। और ग्रुप नंबर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एस और डी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। ये 7th ग्रुप का है। तो इलेक्ट्रॉनिक देख के किसी भी एलिमेंट के पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे आपसे कहें कि सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 हैं, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32 और 7th पीरियड में भी मैक्सिमम 32 एकोमोडेट हो सकते हैं। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सेपरेट प्लेस दिया गया और फर्स्ट पीरियड में केवल हीलियम है। हाइड्रोजन भी फर्स्ट पीरियड का है, हाइड्रोजन भी फर्स्ट पीरियड का है, बट ग्रुप नंबर फिक्स नहीं है इसका। ये फर्स्ट और 17th दोनों ग्रुप का हो सकता है एच। एच फर्स्ट ग्रुप का भी हो सकता है, 17th ग्रुप का भी हो सकता है, बट पीरियड नंबर इसका फर्स्ट ही है। अब प्रॉब्लम क्या पूछी जाती है कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्टिफाई कीजिए कि फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आएंगे। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्टिफाई कीजिए कि सिक्स्थ पीरियड में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्टिफाई कीजिए 7th पीरियड में 32 आएंगे। किसी भी पीरियड के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, सॉल्व्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक में 3.2। सॉल्व्ड प्रॉब्लम देखें, जहां अभी टेबल देख रहे थे उसके आगे
सॉल्व प्रॉब्लम 3.2। क्या लिखा हुआ है? हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स एकोमोडेट हो सकते हैं। हाउ वुड यू जस्टिफाई? प्रॉब्लम मिल गई सबको? ठीक है, तो देखो मैं किसी भी पीरियड के लिए बात कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है फिफ्थ पीरियड की बात हो, किसी भी पीरियड के लिए प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो आप क्या करें, आप बाउ रूल लिखें। आप बाउ रूल लिखें। सबसे पहले आप बाउ रूल लिखें। ऐसे एरो आपने बनाए होंगे ऑलरेडी। ये तो मैंने आप बाउ रूल लिखा। अब देखो, जैसे मैं किसी भी एक पीरियड के लिए, मान लो फिफ्थ पीरियड की ही बात करूं मैं, ध्यान देना कैसे आपको करना है, आप ध्यान दें। फिफ्थ पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग ध्यान दें, पहली बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 कहां मिलती है? ध्यान दो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। पहली बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 मिलती है 5s पे। अब आगे बढ़ो 5s के आगे, 4d 5p। बस यहीं पर रुक जाना है, 4d 5p पे रुक जाना है, क्योंकि 6s हो गया तो ये सिक्स्थ पीरियड शुरू हो गया। 5s से 5 स्टार्ट हुआ और खत्म कर देना है 5p पे। आप देखें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें। आपको मालूम है एस में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 एकोमोडेट होते हैं, डी में टोटल कितने एकोमोडेट होते हैं 10, और पी में कितने 6। टोटल करो कितना हो गया ये? 18 आया कि नहीं? इसका मतलब है कि फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स एकोमोडेट हो सकते हैं। 18 elements could be accommodated in the fifth period। क्या आप इसी तरह से सिक्स्थ पीरियड में निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल? डू इट इन सिक्स्थ पीरियड।
तो देखो सिक्स पीरियड स्टार्ट कहां से हुआ, सिक्स पीरियड स्टार्ट हुआ 6s से। 6s के बाद आगे देखो कौन कौन आ रहा है, 4f 5d 6p, 4f 5d 6p। इसके बाद 7s आता है, सेवेंथ पीरियड शुरू हो गया। मतलब इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सिक्स्थ पीरियड चलता रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जरा देखो, 2 14 10 6, टोटल करके देख लो कितना आता है। समझ में आ गया? किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जस्टिफाई करना बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट लिखो, ध्यान देना हम भूमिका बना रहे हैं आगे प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ठीक तरह से। नेक्स्ट लिखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस पूरे चैप्टर में और आगे बॉन्डिंग में भी ये टर्म फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लिख लें सीधे, इट मेजर्स नेट force of attraction between nucleus and specified electron। अगर इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाइड नहीं है, इफ नॉट स्पेसिफाइड, तो फिर आपको क्या मान लेना है, कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है? इफ नॉट स्पेसिफाइड, तो आप मान लेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन। इफ नॉट स्पेसिफाइड, देन बाय डिफॉल्ट टेक लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ये फॉर्मूला होता है, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, अब आप कहोगे चार्ज कहां से हो गया, ये तो एटॉमिक नंबर है। एक्चुअल में एटॉमिक नंबर से ही आपको चार्ज का आइडिया लग जाता है। आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर कूलाम में आंसर करना है। बार बार क्यों कूलाम में कन्वर्ट करना, जस्ट हमें तो कंपैरिजन चाहिए, तो इसीलिए जेड को ही क्या नाम दे दिया गया, न्यूक्लियर चार्ज। जेड बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जेड कम होगा न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। और सिग्मा है
स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। व्हाट इज स्क्रीनिंग, व्हाट इज शील्डिंग? ये हम कर क्या रहे हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग वर्ड यूज करके? रियलिटी क्या है? ये हमारे पास एटम है। हाँ, रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास एटम है, ये न्यूक्लियस है। और ये समझिए कोई स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन है या लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्टेड है। बट इस अट्रैक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कौन? इस अट्रैक्शन में प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेंगे? इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मतलब अट्रैक्शन को वीक करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन को वीक करेंगे। तो जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जो शील्डिंग कांस्टेंट है, ये इनर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। किसके इनर? किसके इनर? स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन के इनर इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाइड है उसके इनर। तो सिग्मा या शील्डिंग कांस्टेंट, सिग्मा या शील्डिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? इनर इलेक्ट्रॉन्स पे। आया समझ में इतना सबको? अब सिग्मा का कैलकुलेशन किया था, सिग्मा का कैलकुलेशन किया था स्लेटन ने कुछ रूल्स डिफाइन करके। तो लिखें आप डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा। इसको कहते हैं स्लेटर रूल। पहली बात इन्होंने ये कही कि सिग्मा आप कंसीडर करें 0 फॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n+1, n+2 एक्सेट्रा। स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन कहां है? इफ specified electron is in nth shell, स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन nth शेल में है,
तो जो इलेक्ट्रॉन n+1 में होंगे, n+2 में होंगे और आगे होंगे, उनके लिए उनका सिग्मा 0 मानेंगे, मतलब वो शील्डिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है भाई। जो n+1 n+2 आगे होंगे, क्या वो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं? आर दे इनर इलेक्ट्रॉन्स? तो शील्डिंग कौन करेगा? Those which are present between the nucleus and specified electron. Who will provide shielding to force of attraction? Who will shield force of attraction between nucleus and specified electron? Those electrons present between the nucleus and specified electron. अगर उससे आगे हैं, बाहर हैं, दूर हैं, न्यूक्लियस से चलते जाएं स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन और उससे आगे भी हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 0 है। यहां पे सीधे सीधे कहें तो n+1 n+2 n+3 का मतलब है आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर किसके? स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन के। तो इसका सिग्मा 0। ये मैं स्लेटर रूल बता रहा हूं आपको। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल ये है, इन अ गिवन शेल, इन अ गिवन शेल, सिग्मा का ऑर्डर क्या है? बेस्ट शील्डिंग कौन करेगा? तो आंसर है एस इलेक्ट्रॉन, देन पी। डी और एफ इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग शो करते हैं। इसको आप शील्डिंग पावर भी कह सकते हैं। तो इन ए गिवन शेल बेस्ट शील्डिंग कौन करेगा? एस इलेक्ट्रॉन। फिर पी इलेक्ट्रॉन, और सबसे पुअर शील्डिंग करेगा एफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काम की चीज क्या है? एस इलेक्ट्रॉन बेस्ट शील्डिंग क्यों करते हैं? एस इलेक्ट्रॉन बेस्ट शील्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकली सिमिट्रिकल होता है। एस इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकली सिमिट्रिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने के लिए कोई भी डायरेक्शन एक्सपोज्ड नहीं है। ये एस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एस इलेक्ट्रॉन बेस्ट शील्डिंग करता है बिकॉज इट इज स्फेरिकली सिमिट्रिकल। और ऐसे सोचें, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पी सबशेल उससे पुअर करेगा क्योंकि पी सबशेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड 3 इक्वल रीजन में डिवाइड हो जाता है।
जो डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 5 रीजन्स में डिवाइड होता है और एफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड 7 रीजन्स में डिवाइड होता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनको कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन मिलता है उन रीजन्स का नाम क्या है? ऑर्बिटल्स। तो एस बेस्ट है शील्डिंग में और एफ पुअर है शील्डिंग में। तीसरा पॉइंट लिखें, तीसरा पॉइंट, इन्होंने कहा थर्ड पॉइंट न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की, एवरेज न्यूमेरिकल वैल्यूज। मान लीजिए कि स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, इसका नाम है nth शेल। स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन nth शेल में है। तो जो n+1 होगा, n+2 होगा, इनके लिए सिग्मा 0। इनका शील्डिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इनका शील्डिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये न्यूक्लियस और स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन के बीच में तो है नहीं, बाहर है। तो इनके लिए तो सिग्मा 0। ये स्लेटर रूल है, ध्यान देना, स्लेटर रूल। अगर सेम शेल में कुछ और इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अगर सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनके लिए सिग्मा लेना 0.35। अगर n-1 में इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा लेना है तो 0.85 और n-2 n-3 बाकी कोई भी हो सबके लिए 1 लेना। अभी समझ में आ जाएगा इन न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है। बट यहां कंडीशन लिख लें, ये डाटा आपको तब यूज करने हैं व्हेन specified electron is in S or P subshell। स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन S और P सबशेल में हो तब। देखो आपको समझ में आ जाएगा, आसान है। पहले इस थर्ड रूल पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपसे कहें फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज experienced by last electron of phosphorus। experienced by last electron of phosphorus।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो क्या करना है आपको, आपको इस तरह से सोचना है। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p3। ये तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिफ्टीन है इसका एटॉमिक नंबर। अब इस पे ऐसे लिखो, ध्यान दो, 3p3 को ऐसे लिखो 3p2+1, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन लेना है आपको। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को तो आप कंसीडर करो, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अट्रैक्ट हो रहा है टुवार्ड्स न्यूक्लियस। तो उसी शेल में जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं बताओ? टोटल 5 हैं, कितने बचे हुए हैं? एक्सक्लूड लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सक्लूड लास्ट इलेक्ट्रॉन, 4 बचे हुए हैं। तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, ये 0.35 शील्डिंग वैल्यू है फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम शेल, nth शेल। पर इलेक्ट्रॉन 0.35 है, ये nth शेल हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 8। 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बता सकते हो? 0.85 से, बिल्कुल ठीक है। और उससे भी इनर शेल में 2 है, 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। निकालो सिग्मा कितना आया जरा देखो। तो ये आया 10.2, ठीक है। तो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना? ये है Z-सिग्मा, एटॉमिक नंबर है 15। न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 15 ही होंगे ना। 15 माइनस 10.2, 4.8 आ गया। अब देखो, इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन पे नेट 4.8 प्रोटॉन का अट्रैक्शन लग रहा है। आप कहोगे प्रोटॉन तो 15 है, 4.8 का क्यों लग रहा? 10.2 का अट्रैक्शन कहां चला गया? तो 10.2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन किसने कंपेंसेट कर दिया? इनर इलेक्ट्रॉन ने कंपेंसेट कर दिया। इनर इलेक्ट्रॉन ने 10.2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन कंपेंसेट कर दिया। नेट अट्रैक्शन कितने प्रोटॉन का होगा?
4.8 प्रोटॉन का। फिर से सुन लो, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज की, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज की, और न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। मैं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की फिजिकल मीनिंग बता रहा हूं। व्हाट डू वी मीन बाय द फिजिकल मीनिंग? व्हाट डू वी मीन बाय द 4.8 वैल्यू? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस वैल्यू? तो ध्यान दें, फास्फोरस के न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन है। 15 प्रोटॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया न्यूक्लियर चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन पे कितना न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है? 15 प्रोटॉन का। बट इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल भी तो करेंगे। तो जो हमने ये सिग्मा निकाला है 10.2, इसका मतलब है कि इनर इलेक्ट्रॉन ने 10.2 प्रोटॉन के अट्रैक्शन को कंपेंसेट कर दिया या कम कर दिया, ऐसे समझ लें 10.2 प्रोटॉन के बराबर। नेट अट्रैक्शन कितने प्रोटॉन की वजह से बचा? नेट अट्रैक्शन 4.8 प्रोटॉन का। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा? ये आपने बिल्कुल बिगिनिंग में लिखा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा? नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हमने फास्फोरस के लिए किया। एक और एग्जाम्पल करो, लिखो प्रॉब्लम। आप ऑक्सीजन के लिए निकालो जरा एटॉमिक नंबर 16। प्रॉब्लम लिखो ऐसे ही आएगी, फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, फास्फोरस के आगे सल्फर है, सल्फर। एटॉमिक नंबर 16। Find the effective nuclear charge experienced by last electron of sulfur. कार्तिक गलत आंसर है। रॉन्ग आंसर कार्तिक। आंसर 5.45 ठीक है।
ये जेड इफेक्टिव 5.45। मैंने ये दो कैलकुलेशन इसलिए कराए आपसे जिससे आप ये कह सकें कि इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इसके नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का निकालें तो और ज्यादा आएगा। तो इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं दूसरे के लिए भी आगे। एंड व्हाट हैपेंस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप? तो डाउन द ग्रुप जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या तो कांस्टेंट रहता है या स्मॉल इंक्रीज आता है। इंक्रीज आता है, स्मॉल इंक्रीज आएगा या कांस्टेंट रहेगा? डिक्रीज नहीं करता। आप करके देख लें। फास्फोरस के लिए तो आपने निकाल ही लिया था, फास्फोरस के लिए आपने निकाल लिया। इसके ऊपर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये है, आपको पता है। फास्फोरस का आपने निकाल लिया, 4.8 आया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाइट्रोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालो जरा, करो, एक और कर लो। फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। तीन डिफरेंट आंसर आए अभी तक, 3.1, 3.6, 3.9। कैलकुलेशन ठीक करो। हाँ चलो ठीक है, मेजॉरिटी का 3.9 आ रहा है, 3.9 आ रहा है मेजॉरिटी का। अब आप देखो, नाइट्रोजन का 3.9 है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसके नीचे फास्फोरस है 4.8 है। क्या हुआ ट्रेंड डाउन द ग्रुप? इंक्रीज हुआ, डिक्रीज तो नहीं हुआ। ट्रेंड समझ में आ गया आप सबको? ओके, अभी एक केस और बाकी है, एक रूल और बाकी है। ये तो था जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी में आया। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी और एफ में आएगा तो क्या होगा? लिखो जल्दी। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी और एफ में आए तो क्या होगा?
अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी और एफ में आया, ये फोर्थ रूल है, फोर्थ। अगर डी और एफ में आया तो ये जो 0.85 वैल्यू है ये नहीं होती है, 0.85 वैल्यू नहीं होती, 0.35 से सीधे 1.0। समझ में आ गया सबको? तो देखो मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी बात, कंपटीशन में कभी भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी गई है, ट्रेंड पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछी जाती एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू? उसका रीजन ये है कि अगर आप 0.35 ले रहे हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉन का 0.35? एसपीडी, कौन सा इलेक्ट्रॉन? सबके लिए 0.35 ले लिया, जबकि बेटर शील्डिंग तो एस करता है। तो क्या एसपीडी तीनों का सिग्मा सेम होना चाहिए? कंसेप्चुअली सेम नहीं होना चाहिए, बट इसमें सेम मान लिया तो एक तरह से एवरेज वैल्यू का काम करती है, एवरेज वैल्यू। तो ये डाटा केवल कंपैरिजन के लिए सिग्निफिकेंट है, कंपैरिजन के लिए सिग्निफिकेंट है, केवल ध्यान रखना। और कंपैरिजन में ट्रेंड ये है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ज्यादा इंक्रीज मिलता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्मॉल इंक्रीज मिलता है, या कभी कभी कांस्टेंट भी रहता है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टर्म हम आगे फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। क्लियर है इतना सबको? ओके, नाउ वी कम टू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं एक करके। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। तो आप बताओ मुझे, क्या सिंगल एटम की, आइसोलेटेड एटम की एटॉमिक रेडियस डिफाइन की जा सकती है? सिंगल एटम की, आइसोलेटेड एटम की क्या रेडियस बता सकते हैं? वैभव ने कहा नो। क्यों वैभव, क्यों नहीं बता सकते? सिंगल एटम और आइसोलेटेड एटम की रेडियस नहीं बता सकते। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, एग्जैक्ट आंसर दिया आपने। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नोन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो प्रोबेबल है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्लाउड होता है,
तो आप नोट कर सकते हैं, सिंस एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नोन, since exact position of electron is not known, therefore atomic size of isolated atom could not be defined. Isolated atom could not be defined. तो फिर कैसे निकाली गई रेडियस? तो 3 डिफरेंट रेडियस डिफाइन की गई, 3 डिफरेंट रेडियस डिफाइन की गई। एक मेटेलिक रेडियस, दूसरी कोवेलेंट रेडियस, और थर्ड वांडरवाल रेडियस। तीन डिफरेंट रेडियस डिफाइन की गई। पहले तो इन तीनों की डेफिनेशन लिख लो, फिर पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करेंगे। मेटेलिक रेडियस का क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय मेटेलिक रेडियस? मेटेलिक रेडियस का क्या मतलब है? तो मेटेलिक रेडियस का मतलब ये है कि किसी मेटल के अंदर अगर आप देखें ध्यान से, किसी मेटल के अंदर तो एटम इस तरह से पैक्ट होते हैं, एटम पैक्ट होते हैं। ये एक एटम मैं बना रहा हूं स्फीयर से, ये मेटल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट है। बना लो इसको। बना लिया। अब ये मान लीजिए कि दो एटम जो कांटेक्ट में हैं उनके सेंटर्स हैं, ये सेंटर्स हैं। आपको क्या करना है, एक के सेंटर से शुरू करके दूसरे के सेंटर तक की डिस्टेंस निकालनी है। दो नियरेस्ट एटम के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है वो निकालनी है। ये मान लेते हैं डी है। तो मेटेलिक रेडियस आर क्या हो जाएगी? D/2।
और एक्सपेरिमेंटली डी कैसे निकालते हैं, उस टेक्निक का नाम लिख लो आप। जिस टेक्निक से ये डी निकाला जाता है उसका नाम है, हाँ वैभव ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, एक्स रेज डिफ्रैक्शन। एक्स रेज डिफ्रैक्शन टेक्निक का नाम है। ये इस टेक्निक की हेल्प से दो नियरेस्ट एटम के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और उसका हाफ कर देंगे तो एटम की रेडियस मिल जाएगी। इसका नाम है मेटेलिक रेडियस। सबको क्लियर है ये? दूसरी रेडियस लिखो आप, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में क्या है, दो एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एक आपको शेयर्ड रीजन दिखाना है, और इसके बाद फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे, और ये मान लो डी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लो डी है। तो फिर कोवेलेंट रेडियस किसके बराबर हो गई, यहां भी d/2 के। तो सेम एलिमेंट की मेटेलिक रेडियस डिफाइंड है, सेम एलिमेंट की कोवेलेंट रेडियस डिफाइंड है। बता सकते हो न्यूमेरिकली कौन सी रेडियस ज्यादा होगी, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, मेटेलिक या कोवेलेंट? तो साफ साफ नजर आ रहा है हमें इनकी अरेंजमेंट से कि मेटेलिक रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोवेलेंट। कोवेलेंट रेडियस क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, वांडरवाल रेडियस।
ठीक है, तो अभी इतना रहने देते हैं। वान डेर वाल रेडियस नेक्स्ट क्लास में लेंगे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंटिन्यू रखेंगे। बट मैं बता दूं, ये जो कुछ अभी तक पढ़ाया है मैंने, कल इसका एक टेस्ट होगा छोटा सा, आप तैयार करके आए इतना पूरा। पीरियोडिक टेबल में अब तक जो कुछ बताया है कल उसका टेस्ट होगा, ध्यान रहे।